नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग काव्य दीपिका के चतुर्थ शिखा पे बात करेंगे। चतुर्थ शिखा पंचम समसत्र 5 सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में रखा गया है। 5वां समसत्र के पाठ्यक्रम में ये काव्य दीपिका जो एक काव्य शास्त्र ग्रंथ है, इसको रखा गया है। तो काव्य दीपिका में टोटल 8 शिखाएँ हैं और उन 8 शिखाओं में से आज हम चतुर्थ शिखा पर बात करेंगे। चतुर्थ शिखा के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग काव्य के भेद देखेंगे कि काव्य का भेद क्या है। तो इसमें चतुर्थ शिखा के अनुसार मैंने एक PDF तैयार की है और उस PDF के तहत हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं काव्य दीपिका का चतुर्थ शिखा। तो यहाँ बोला जाता है काव्य के भेद। तो मुख्यतः काव्य के 2 भेद हैं। ये मैं क्लास में भी इस विषय में जिक्र किया था कि काव्य के 2 भेद हैं। पहला दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। जब मैं क्लास लेता हूँ इस पर चर्चा मैं अक्सर करता हूँ कि काव्य के 2 भेद हैं और आप लोगों को तृतीय समसत्र, 3rd सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर हमेशा इस बात पे चर्चा करता हूँ कि काव्य के 2 भेद हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य के 2 भेद हैं। अब दृश्य काव्य क्या होता है उसको आप ध्यान से समझेंगे। दृश्य का मतलब देखना होता है, और श्रव्य का मतलब सुनना होता है। तो दृश्य काव्य यहाँ पे दृश्य कार्य लिखा गया है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। दृश्य काव्य होना चाहिए लेकिन दृश्य कार्य हो गया है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। दृश्य यहाँ पे कार्य ना होकर के काव्य होगा और दूसरा श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य, तो दोनों में ये कार्य ना होकर के एक काव्य होगा। तो पहला काव्य क्या है? दृश्य काव्य और दूसरा है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य उस काव्य को कहेंगे जिसको आप देख सकते हैं, दृश्य का मतलब देखना होता है, और श्रव्य काव्य हम उसको कहेंगे जिसको आप सुन सकते हैं, जिसको आप पढ़ते हैं। दृश्य काव्य को देख सकते हैं आप, दृश्य काव्य को आप मंचन कर सकते हैं, नाटक के रूप में खेल सकते हैं। जिस काव्य को देखा जाता है और जिस काव्य का मंचन किया जाता है स्टेज पर, जिसको रूप के अंतर्गत उतारा जा सकता है, तो उस काव्य को हम दृश्य काव्य कहेंगे। तो दृश्य काव्य मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया होगा। तो कहने का मतलब अभी जो नाटक वगैरह देखते हैं, जो मूवी वगैरह देखते हैं, तो मूवी में जो आप देख रहे हैं, रास्ते गलियारे में जो नाटक इत्यादि देखते हैं, नुक्कड़ नाटक देखते हैं, छोटे छोटे लोग तरह तरह के कॉमेडी करते हैं, फिल्म रिलीज होता है, तो ये सब ये काव्य का ही पार्ट है। तो जिनको आप देखते हैं और जिस काव्य का मंचन किया जाता है, उस काव्य को हम दृश्य काव्य कहते हैं। और दृश्य काव्य को पढ़ा नहीं जाता बल्कि उसका मंचन किया जाता है, स्टेज पर उस काव्य को मंचन किया जाता है, उसको खेला जाता है उस काव्य को, तो वो दृश्य काव्य हुआ। दूसरा हो गया श्रव्य काव्य। तो श्रव्य काव्य पर अगर हम बात करें तो श्रव्य काव्य जिस काव्य को हम पढ़ते हैं या जिस काव्य को हम सुनते हैं, वो काव्य होता है श्रव्य काव्य। तो काव्य के 2 भेद, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। श्रव्य का मतलब सुनना ही होता है। तो जिस काव्य को आप सुनते हैं, जिस काव्य को आप पढ़ते हैं, जिसको नाटक के रूप में नहीं खेला जा सकता, जिसका मंचन नहीं किया जा सकता, जिसका स्टेज पर किसी तरह का कोई मंचन नहीं किया जा सकता, वो आपका है दृश्य काव्य। जैसे रामायण जो है वो आपका श्रव्य काव्य है, वो आपका श्रव्य काव्य है, लेकिन रामायण को लोग भी मंचन करने लगे, तो वो बाद का विषय। लेकिन रामायण का जो मूल ग्रंथ है
उसका जिस प्रकार से वो लिखा हुआ उसका मंचन नहीं किया जा सकता है। ये अलग बात है कि कुछ लोग पढ़ करके उसको अपने तरीके से नाटक के रूप में लिख करके, हाँ, संवाद शैली के रूप में लिख करके फिर उसका मंचन किया गया है। तो वो अगर देखा जाए तो वो भी, अगर उसका जब मंचन करेंगे नाटक के रूप में, संवाद शैली के रूप में जब रामायण को लिखेंगे तो वो भी एक नाटक के रूप हो जाएगा। लेकिन ये जो मूल रामायण जो है वो आपका श्रव्य काव्य है। तो इस प्रकार से काव्य के दो भेद हुए, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। आगे यही बात लिखा हुआ है, दृश्य श्रव्यत्व भेदेन, दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यम द्विविधा, पुनः काव्यम द्विविधा, पुनः मतलब फिर से काव्य का द्विधा मतम। हाँ, द्विधा मतम का मतलब होता है दो मत है, काव्य के दो मत हैं, दो भेद हैं। पहला दृश्य और दूसरा श्रव्य। तो यहाँ पे दृश्य और श्रव्य के भेद से पुनः काव्य का दो मत हुआ। काव्य के विषय में दो मत माना जाता है, और वो पहला मत है दृश्य, जो आप देख रहे हैं दृश्य, और दूसरा मत है श्रव्य। तो काव्य के दो भेद हुए, काव्य के दो मत हुआ, दृश्य और श्रव्य। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पुनः शब्द आया है, मतलब पुनः मतलब काव्य के पुनः दो मत हुए। पुनः शब्द मतलब पुनः शब्द कब लगता है, जब एक बार और काव्य का भेद किया गया हो। तो तृतीय काव्य दीपिका की तृतीय शिखा की अगर हम बात करें तो तृतीय शिखा में भी काव्य का विभाजन किया गया था। तो उसमें काव्य के तीन भेद थे, उत्तम, हाँ, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य। उत्तम काव्य को हम ध्वनि काव्य कहते थे, मध्यम काव्य को हम गुणीभूत व्यंग काव्य कहते थे, अधम काव्य को हम चित्र काव्य कहते थे। तो ये तृतीय शिखा में भी काव्य का विभाजन हुआ था। हाँ, इसीलिए तो एक बार विभाजन तृतीय शिखा में हुआ, तो चतुर्थ शिखा में भी काव्य का विभाजन हुआ है, इसीलिए यहाँ पे पुनः शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो लाइन है विश्वनाथ के द्वारा, ये जो लाइन, इस लाइन को लिया गया है विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया पुस्तक साहित्य दर्पण से लिया गया है इस पुस्तक को, जिसमें है दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यम द्विधा मतम। काव्य के दो मत हैं, दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यम द्विधा मतम। काव्य के दो भेद हैं, दृश्य और श्रव्य। तो दृश्य मैंने दृश्य का अर्थ मैंने समझा दिया कि दृश्य का क्या होता है। दृश्य क्या होता है, तो दृश्य का लक्षण भी दिया हुआ है। दृश्य काव्य का लक्षण हम देखेंगे। दृश्य काव्य का लक्षण क्या है, तो दृश्य काव्य का लक्षण है दृश्यम तत्र जोड़ अभिनयम, अभिनयम। तो तत्र जोड़ अभिनयम, दृश्यम काव्य का लक्षण एक छोटा सा लाइन है, तत्र अभिनयम। तत्र अभिनयम मतलब अभिनय करने योग। अभिनय करने योग का मतलब ये हुआ जिसको आप मंचन कर सकते हैं। अभिनय मतलब एक्टिंग करना, एक्टिंग करना, जो हाव भाव से आप एक्टिंग करते हैं, रोल प्ले करते हैं, तो जिसका आप रोल कर सकते हैं, जिसका आप एक्टिंग कर सकते हैं, जिसको आप मंचन कर सकते हैं नाटक के रूप में, वही दृश्य कहलाता है। तो लिखता है यहाँ दृश्यम तत्र अभिनयम। दृश्य काव्य का लक्षण भी दिया हुआ है, मैंने पहले समझा दिया था कि दृश्य काव्य का लक्षण क्या है, दृश्य काव्य होता क्या है, लेकिन दृश्य यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ भी है, तो दृश्य तत्र अभिनयम, दृश्य तत्र अभिनयम, जिसका जो अभिनय करने के योग्य है, जो काव्य अभिनय करने के योग्य है, उसको दृश्य काव्य कहेंगे। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। तो ये लाइन आप सिंपल एक छोटा सा लाइन है, दृश्यम तत्र अभिनयम,
दृश्यम तत्र अभिनयम। जिस काव्य का जो काव्य अभिनय करने के योग्य हो, अभिनय मतलब एक्टिंग करने के योग्य हो, एक्शन करने का योग हो, जिसको आप नाटक के रूप में मंचन कर सकते हैं, जिसका आप मंचन कर सकते हैं। तो अभी जो एक तरह तरह का नाटक खेलना, तरह तरह का रोल प्ले करना, तो वो भी एक अभिनय है। तो अभिनय जो अभिनय करने के योग्य है वही आपका दृश्य काव्य कहलाता है। अर्थात जिस दृश्य का अभिनय करेंगे तो उसको आप देखेंगे। जैसे अभी यूट्यूब में छोटे छोटे लोग बहुत सारे अभिनय करते हैं, उसको यूट्यूब में अपलोड करते हैं, छोटे छोटे नाटक प्रस्तुत करते हैं, या जो कुछ भी होता है तो वो रोल किया जाता है, एक्टिंग की जाती है। तो जिसको आप देखते हैं तो वही काव्य आपका दृश्य काव्य है। दृश्य काव्य अभिनय करने के योग्य है। दूसरी बात हम देखेंगे दृश्य काव्य के भेद। दृश्य काव्य के भेद, दृश्य काव्य के दो भेद हैं। इसके बारे में आपको तो जानकारी होनी चाहिए। दृश्य काव्य के दो भेद हैं, एक रूपक और दूसरा उपरूपक। एक रूपक है और दूसरा उपरूपक। एक रूपक और दूसरा उपरूपक। तो दृश्य काव्य के दो भेद, रूपक और दूसरा उपरूपक। रूपक और उपरूपक दृश्य काव्य के दो भेद हैं। अब हम आगे फिर बात करेंगे रूपक के क्या लक्षण हैं, रूपक किसे कहा गया है, रूपक किसको कहते हैं। तो यहाँ लिखता है तत्, ध्यान देंगे, हाँ, रूपक का लक्षण। तो यहाँ लिखता है तत्, रूप जोड़ आरोपात तु रूपकम। तत् मतलब वह, रूपकम वह तो रूपक है जो रूप आरोपात, रूप का आरोप होने से, रूप के आरोप होने से उस दृश्य काव्य को रूपक भी कहा जाता है। ध्यान समझिए। जैसे दृश्य काव्य में होता क्या है, यहाँ लिखता है रूप आरोपात, रूप का आरोप होने से, रूप का आरोप होने से रूपक कहता है। रूपक कहते हैं रूप का आरोप होने के कारण दृश्य काव्य को रूपक कहा गया। जैसे दृश्य काव्य में जब आप अभिनय करते हैं तो जिसका अभिनय आप करते हैं उसका रूप आपके अंदर आकर के समा जाता है। कहने का मतलब वो रूप, उस रूप में आप खुद को पूरी तरह से ढाल लिए हैं। जैसे आप अगर राम का रोल कर रहे हैं तो राम का जैसा रूप है वैसा ही हाव भाव, रूप इत्यादि सारा कुछ आप में ही आरोप हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि आप ही राम हैं। तो राम का रूप का आरोप हो गया। जैसे मान लिया जाए कि एक लड़का है जिसका नाम सुनील है, वो राम का रोल कर रहा है। तो राम का जो पहनावा है वो पूरी तरह से ये कर रहा था, उसका हाव भाव सारा कुछ उसी तरह हो गया। तो राम का रूप का जो आरोप हो गया उस पर, राम के रूप का आरोप हो गया, और राम के रूप का आरोप होने के कारण, राम के रूप का आरोप होने के कारण उसको रूपक कहते हैं। ध्यान समझिएगा। रूपक काव्य का लक्षण है कि दृश्य काव्य को रूपक, दृश्य काव्य का दो भेद, एक रूपक और दूसरा उपरूपक। तो दृश्य काव्य में रूप का आरोप होता है। दृश्य काव्य जो अभिनय करने के योग्य है उसको दृश्य काव्य कहते हैं। और जब आप अभिनय करेंगे तो जिसका अभिनय, जिसका आप एक्टिंग करेंगे, जिसका आप एक्टिंग करेंगे, जिसका आप रोल करेंगे, तो उस व्यक्ति का रूप का आरोप आपके अंदर हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आप रावण का रोल कर रहे हैं, आप रावण बने हुए हैं एक नाटक में। तो रावण का रूप, रावण का जो रूप है वो आकर के आप में समा जाएगा। कहने का मतलब रावण जिस प्रकार से दिखता है, उसका हाव भाव जैसा है, उसका पहनावा जैसा है, उसका बोलचाल जैसा है, तो वो सारी चीज़ें ऐसा लगेगा कि वो आप ही में आकर के मिल गया है, आप ही में आकर के आरोप हो गया है। तो इसीलिए दृश्य काव्य को रूपक कहा जाता है। जब दृश्य काव्य में रूप का आरोप होने के कारण दृश्य काव्य को रूपक कहा जाता है। मेरे ख्याल से ये लाइन क्लियर हो गया होगा। अभी फिर हम देखेंगे अभिनय का स्वरूप।
तो यहाँ मैंने देखा कि दृश्य काव्य का लक्षण में मैंने देखा कि दृश्य काव्य का लक्षण दृश्यम तत्र अभिनयम, जो अभिनय करने के योग्य है वही दृश्य कहलाता है। जो अभिनय करने के योग्य है वह दृश्य कहलाता है। तो वह अभिनय जो है वो 4 तरह का होता है। तो अभिनय है क्या, फिर अभिनय किसे कहते हैं, ध्यान समझिए, अभिनय किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखता है अवस्था अनुकारः भवेत जोड़ अभिनया, अवस्था का अनुकार करने वाला, अवस्था का अनुकरण करने वाला जो है वही अभिनय उसको कहा गया, जो किसी भी अवस्था का, किसी भी परिस्थिति का अनुकरण करता मतलब नकल करता है। तो अवस्था का अनुकरण करने वाला अभिनय कहलाता है। अभिनय यहाँ संस्कृत लाइन में लिखा हुआ है भवेद अभिनया अवस्था अनुकारः, इसका हिंदी हो जाएगा कि अवस्था का अनुकरण करने वाला, अवस्था का अनुकरण करना ही अभिनय कहलाता है। अवस्था का अनुकरण, अवस्था मतलब सिचुएशन, एक परिस्थिति, एक कोई विशेष घटना और उस घटना का नकल कर लेना, उस घटना का नकल कर लेना ही अभिनय कहलाता है। जैसे मान लिया जाए सीता हरण एक की घटना है, एक अवस्था है। तो सीता हरण एक कुटिया है और कुटिया में सीता है, राम है, लक्ष्मण है। अचानक उधर से एक हिरन आता है और उस हिरन को पकड़ने के लिए राम उसका पीछा करने लगता है, दूर चला जाता है। फिर पीछे से लक्ष्मण भी चला जाता है। सीता के कटु वचन बोलने के बाद लक्ष्मण ना चाहते हुए भी सीता राम के खोज के लिए लक्ष्मण निकल जाता है। तब उधर से रावण जो है साधु के वेश में आता है। अब मान लीजिए इस अवस्था का अनुकरण करना हो तो क्या करेंगे, तो अभिनय उसी को कहा जाता है, अवस्था का अनुकरण करना अभिनय। तो एक कुटिया बनाएंगे और कुटिया में एक लड़की सीता बन जाएगी और एक साधु बना देंगे, और साधु कौन है, रावण है। तो हम बात करेंगे कि अब वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, कुटिया बनाएंगे, कुटिया में एक लड़की रखेंगे जो सीता बन जाएगी, और व्यक्ति उधर से आएगा जो बोलेगा भिक्षांदेहि भिक्षांदेहि। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक अभिनय हो रहा है। एक व्यक्ति जो है वो रावण का अभिनय कर रहा है, एक लड़की जो है वो सीता का अभिनय कर रही है। तो इस प्रकार से वहाँ ओवरऑल एक सिचुएशन बन जाता है और उसी सिचुएशन का नकल कर लेना, उसी सिचुएशन का अनुकरण कर लेना ही अभिनय कहलाता है, अभिनय कहलाता है। हाँ, तो किसी भी अवस्था का अनुकरण करना ही अभिनय कहलाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। तो अभिनय शब्द आया था दृश्य काव्य को जब मैं पढ़ रहा था, तो तत्र अभिनयम दृश्यम तत्र अभिनयम, जो अभिनय करने के योग्य हो उसे दृश्य काव्य कहेंगे। अब वह अभिनय फिर क्या है, तो अवस्था अनुकरणम, अवस्था अनुकार अभिनय, अवस्था का अनुकरण किया जाना ही, अनुकरण मतलब नकल करना, हूबहू वह उसी परिस्थिति को उतार देना, वैसी परिस्थिति फिर से क्रिएट करना ही आपका अभिनय कहलाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे हम देखेंगे अभिनय के भेद, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभिनय, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान से समझेंगे। जो मैं समझाते जाता हूँ वो तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, अगर आप इसको समझ रहे हैं तो अपनी भाषा में आप समझ करके इसको लिख लेंगे। अभिनय के 4 भेद हैं। पहला है आपका आंगिक अभिनय, दूसरा है वाचिक अभिनय, तीसरा है आहार्य अभिनय, चौथा है सात्विक अभिनय। ध्यान से समझेंगे ये 4 अभिनय जस्ट लाइक किसी भी सिचुएशन का अनुकरण करना, कोई भी परिस्थिति का अनुकरण करना अभिनय कहलाता है। वही लाइन यहाँ संस्कृत में लिखा हुआ है, आंगिको मतलब आंगिक अभिनय, वाचिको
मतलब वाचिक अभिनय, वाचिकोस च जोड़ चैव जोड़ आहार्य, आहार्य अभिनय। फिर उसके बाद सात्विक, सात्विकस्तथा, सात्विक अभिनय। तो आंगिक, वाचिक और आहार्य, आंगिक, वाचिक, आहार और सात्विक, ये 4 अभिनय है। आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, ये 4 अभिनय है। चारों अभिनय को मैं बारीकी से मैं चर्चा करूँगा। देखिए, आंगिक जो शब्द है वो अंग से बना हुआ है। अंग, अंग से आंगिक बना हुआ है। इसमें ठक प्रत्यय लगा हुआ है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जैसे अंग जो है आपका, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अंग, अंग मतलब शरीर, अंग से आंगिक बना हुआ है। इसमें ठक प्रत्यय आपका लगा है। तो अंग से आंगिक, तो अंग का मतलब शरीर। अब शारीरिक शरीर है तो आंगिक अभिनय, अंग का अभिनय क्या होता है? तो बिल्कुल होता है। तो अभिनय 4 तरह का होता है। पहला अभिनय, जो अभिनय आप शरीर से करते हैं। हाँ, जो अभिनय आप शरीर से करते हैं, शरीर से बिल्कुल होता है। शरीर से अभिनय नहीं होता है। जैसे मान लें किसी का डांस का नकल करना हो, तो डांस का नकल करना हो तो वो जैसे जैसे वो कर रहा है वैसे वैसे हम अपने अंग को, अर्थात शरीर के अलग अनेक अनेक पार्ट को, अनेक अनेक अंगों को हम उसी मोड में रूट करेंगे। जैसे मान लें लड़ाई का अभिनय करना है, तो लड़ाई जो है उसका एक्टिंग करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे? उसको करेंगे हम अपने शरीर से। मान लीजिए किसी को मारना है तो वो मेरे सामने आएगा, हम उस पर हाथ उठाएंगे। क्या हो रहा है? शारीरिक अभिनय हो रहा है। तो शारीरिक अभिनय ही आपका आंगिक अभिनय कहलाता है। शरीर से किया गया क्रियाएं, शरीर के द्वारा अभिनय के रूप में की गई क्रियाएं आंगिक अभिनय कहलाता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए रामायण की ही एक कोई घटना है। अब राम हिरण के पीछे पीछे भाग रहा है, तो वो भाग किससे रहा है? शरीर के माध्यम से। तो भागना ये जो है शरीर, आंगिक अभिनय हुआ कि नहीं? युद्ध का, लड़ाई, युद्ध चल रहा है, तो युद्ध मान ले महाभारत का, अगर हम दुशासन और भीम की जो उनका जो युद्ध होता है उसमें दोनों गदे से लड़ते हैं, गद्दा से, तलवार से, जो मिलता है, कभी कभी हाथ से ही धक्का मुक्की करते हैं पूरा। तो वो अगर मान लिया जाए हाथ कोई इधर उधर नहीं करेगा तो लड़ाई नहीं ना हो पाएगी। तो वो शरीर से लड़ रहे हैं, लेकिन वो वास्तविक तो लड़ नहीं रहे, वो अभिनय कर रहे हैं, जस्ट लाइक एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, तो हाथ शारीरिक क्रियाओं को, जिस अभिनय को शारीरिक क्रियाओं के द्वारा किया जाए, शारीरिक अंगों के द्वारा किया जाए, वह शरीर के अंगों के द्वारा किया जाए, तो वह आंगिक अभिनय कहलाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। दूसरा है वाचिक अभिनय। वाचिक, वाच का मतलब वाणी, वाणी मतलब साउंड, साउंड से, आवाज़ से भी अभिनय किया जाता है। एक तो शरीर से अभिनय हो गया। तो अभिनय अगर आप चारों प्रकार से, ये 4 प्रकार का अभिनय, और चारों में अगर आप निपुण हैं तब देखा जाएगा कि आप अभिनय करने में अव्वल हैं। तो वाचिक मतलब साउंड, साउंड का अभिनय करना। जैसे मान लिया जाए कि आप राम का अभिनय कर रहे हैं, राम बन रहे हैं, तो राम की जैसी आवाज़ है, जो शीतलता उनकी आवाज़ में झलकती है, जो मनमोहकता उनकी आवाज़ में होती है, जिसे सुन करके लोग पूरी तरह से खुश हो जाते हैं। हाँ, लोगों को आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो वो आवाज़, जिस व्यक्ति का आप एक्टिंग करेंगे, जिसका आप अभिनय करने वाले हैं, उसका आवाज़ का भी नकल करना वाचिक अभिनय कहलाता है। तो साउंड से भी अभिनय किया जा सकता है। जैसे मान लिया जाए कोई राक्षस का रोल कर रहा हो, तो राक्षस जो है हमेशा बढ़ चढ़ के बोलता है, हमेशा ऊंची आवाज़ में बोलता है।
और जो व्यक्ति अभिनय कर रहा है राक्षस का, वो व्यक्ति, उसकी आवाज़ में वो गुर्राहट, वो वाइब्रेशन है ही नहीं, तो वो वाचिक अभिनय नहीं कहलाएगा। हाँ, कुछ अगर आप किसका अभिनय कर रहे हैं, अगर आप विभीषण, रावण का जो भाई है, उसका अभिनय अगर आप कर रहे हैं, तो उसका अभिनय में क्या होता है कि विभीषण की आवाज़, वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में नहीं बोलते, तो विभीषण का आवाज़ साउंड का नकल करना, उस जैसी उसकी आवाज़ है वैसी नकल करना। एक है कि मिमिक्रिंग वाचिक अभिनय के अंतर्गत आता है। मिमिक्रिंग आप लोग जानते होंगे, मिमिक्रिंग करना, जैसे बहुत लोग सलमान खान का आवाज़ निकाल देते हैं, बहुत लोग नाना पाटेकर का आवाज़ निकाल देते हैं, बहुत लोग सनी देओल का आवाज़ निकाल देते हैं। तो सनी देओल का हूबहू आवाज़ निकाल लेना वो भी एक्टिंग है, लेकिन कौन सा एक्टिंग, वाचिक अभिनय, वो भी एक अभिनय है, लेकिन वो कौन सा है, वाचिक अभिनय। मेरे ख्याल से साउंड, आवाज़, वाणी के द्वारा अभिनय करना ही वाचिक अभिनय। अब इसको उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। तीसरा है आहार्य अभिनय। आहार्य का मतलब होता है वेशभूषा। वेशभूषा आहार का मतलब हो गया आपका वेश और भूषा, ठीक है। वेशभूषा का मतलब पहनावा ओढ़ावा, पहनावा ओढ़ावा, कि आप क्या पहन रहे हैं, आपका पहनावा क्या है, तो वो उस प्रकार का भी अभिनय किया जाता है, उस प्रकार का भी अनुकरण किया जा सकता है। जैसे मान लिया जाए कोई रावण का रोल कर रहा है, तो रावण कैसे बड़ा बड़ा मुकुट, हाँ, और हट्टा कट्टा तो रहेगा, हट्टा कट्टा वो सब मुकुट पहनना है, करधनी पहनना है, धोती पहनना है, और ऊपर से वो जो कोटी होता है रावण का, जो वो ब्लेजर टाइप से जो होता है कोट, उसको भी पहनना है। तो पहनावा, तो पहनावा का भी अभिनय करना है। मान लिया जाए कि आप राम का रोल कर रहे हैं और जीन्स पैंट पहन लेंगे, तो वो आहारी का अभिनय नहीं ना हुआ, वो आहार्य अभिनय, वेशभूषा दिखना चाहिए। जैसे राम का बनवासी, जब राम बनवास गए थे, तो बनवासी वेशभूषा अगर करना हो तो आपको भगवा कलर जिसको बोलते हैं, तो उस कलर का पहनावा कपड़ा आपको पहनना होगा। सीता को भी पीले रंग का वस्त्र पहनना होगा, तो जो सीता का रोल करेगी। अब मान लिया जाए कोई राक्षस बनेगा, तो उसको राक्षस के जैसा कपड़ा पहनना पड़ेगा, ऐसा ना कि उसको वो बहुत अच्छे से वो पहन करके जाएगा, नहीं। तो ये बात है, तो पहनावा ओढ़ावा भी होनी चाहिए। तो वो आहार्य अभिनय मतलब वेशभूषा का अभिनय करना ही भी आहार्य अभिनय आपका कहलाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना। बिल्कुल। अगर मान लिया जाए कि कोई लड़की बन रही है, कोई लड़का जो है, बहुत लोग होते लड़की बनता है, तो लड़की वो बनता है, वो लड़का लड़की का रोल करना चाहता है, तो लड़की के जैसे पहनावा पहनना पड़ेगा। तो लड़की के जैसा पहनावा पहनना पड़ेगा, तो वो सारा कुछ, तो लड़की के जैसा पहनावा जब वो पहनेगा, तभी उसका आहार्य अभिनय जो है वो कंप्लीट होगा। तभी उस प्रकार के अभिनय को, मतलब वेशभूषा का अनुकरण करना ही आहार्य अभिनय कहलाता है। उसके बाद है सात्विक अभिनय। सात्विक अभिनय का मतलब भाव का प्रकट होना, फीलिंग्स। ये सात्विक अभिनय कहने का मतलब हाव भाव। सात्विक अभिनय का मतलब हो गया हाव भाव, हाँ, हाव भाव। तो हाव भाव क्या है आपका, वो हो जाएगा आपका सात्विक अभिनय। सात्विक अभिनय मतलब उस समय का भाव प्रकट करना है। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति रोल करता है, तो रोल करता है कि तो सीता का जैसा हाव भाव है, सीता का रोल अगर कोई करना चाहती है, तो सीता के जैसा हाव भाव, उसके उसका वो कैसे सोचती है, किस प्रकार से बातें करती है, उसका चलने का तरीका क्या है, हाँ, और वो उसके चेहरे पे हमेशा क्या झलकता है, वो फीलिंग्स आपके अंदर आना होगा।
राम का रोल अगर आप करना चाहेंगे तो राम कितना सुशील हैं, हाँ, कितना सुशील है। कोई भी काम को वो ठंडे दिमाग से करते हैं, वो अधिक बहुत कम ही गुस्सा करते हैं, और जब गुस्सा करते हैं तो फिर कहना ही नहीं है, लेकिन एकदम सोच समझ के काम करते हैं। तो राम का जैसा हाव भाव है, राम के जैसा फीलिंग्स हमारे अंदर भी आएगा, तभी हम सात्विक अभिनय कर सकते हैं। जस्ट फील, जिसको बोलते हैं फील करना। मान लिया जाए आपको रोने की एक्टिंग करनी है, तो आप रोएंगे कैसे? तो जब तक वो फील आपके अंदर नहीं आएगी। जैसे मान लिया जाए कि आपके छोटा भाई एक्टिंग करना है कि आपका छोटा भाई मर गया है और आपको रोना है, लेकिन हाँ, तो वहाँ एक लड़का वहाँ सोया हुआ है, तो आप रोएंगे कैसे? तो जब तक आप वो फील, वह एहसास आप नहीं रियलाइज करेंगे कि मेरा भाई सच में यहाँ पे मर गया है, तब तक आप रो नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये सात्विक अभिनय कहलाता है, हाव भाव का अनुकरण करना। जो भावनाएं हैं सीता के अंदर, जो भावनाएं, अगर राम का हाव भाव क्या है? राम का हमेशा गुस्सैला प्रवृत्ति, कड़क आवाज़। कड़क आवाज़ तो वाचिक अभिनय, उनके चेहरे पे जो हाव भाव, जो फीलिंग्स है, वो चीज़ रखना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा सात्विक अभिनय। तो इस प्रकार से ये चार अभिनय के चार हैं: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक अभिनय। ये चार अभिनय कहलाया। इसके पहले मैंने बात की थी कि दृश्य काव्य के दो भेद हैं, रूपक और उपरूपक। अब हम बात करेंगे कि रूपक काव्य के 10 भेद हैं। रूपक काव्य के 10 भेद हैं। उन 10 भेदों का नाम हम देख लेंगे। पहला है नाटक। ये क्रम सही है, बिल्कुल सही क्रम में है। पहला नाटक है, दूसरा प्रकरण है, तीसरा भान है, चौथा प्रहसन है, पांचवा डीम है, व्यायोग है, समवाकार है, वीथी, अंक, इहामिर। ये 10 रूपक का नाम है। रूपक, जैसे दृश्य काव्य के 2 भेद मैंने बताया था, ये पहला रूपक और दूसरा उपरूपक। तो रूपक के 10 भेद और उपरूपक के 18 भेद। रूपक के 10 भेद और उपरूपक के 18 भेद। इस प्रकार से टोटल कितने भेद हो गए? 10 और 18। तो रूपक के 10 भेद हैं और उपरूपक के 18 भेद। तो वो रूपक के 10 भेदों का नाम आप देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन है। नाटक, प्रकरण, भान, प्रहसन, डीम, व्यायोग, समवाकार, वीथी, अंक, इहामिर। ये 10 रूपक हो गए। तो 10 रूपक के 10 भेद हैं और 10 का नाम मैंने यहाँ लिख लिया है। आप इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में अगर होगा तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन आप 10 रूपक का नाम ही जान लें, वो आपके लिए काफ़ी होगा। तो फिर से एक बार बात करेंगे। नाटक, प्रकरण, भान, प्रहसन, डीम, व्यायोग, समवाकार, वीथी, अंक, इहामिर। नेक्स्ट हम बात करेंगे उपरूपक के 18 भेद। कितने? उपरूपक के 18 भेद। तो उपरूपक के 18 भेद कौन सा है? इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ध्यान देंगे। हाँ, ये 18 भेद है। तो 18 भेद देखिए कौन कौन है। पहला है नाटिका, दूसरा है त्रोटक, गोष्ठी, तीसरा गोष्ठी, चौथा सट्टक, पांचवा नाट्य रसक, छठा प्रस्थानक, सातवां उल्लास्य, आठवां काव्य। देखिए काव्य है, काव्य भी उपरूपक का भेद है ना। और नौवां है प्रेणखंड। उसके बाद 10वां है राशक, 11वां है संलापक, 12वां है श्रीगदित, 13वां है शिल्पक, 14वां है विलासिका, 15वां है द्रुमलिका, 16वां है हलिश, 17वां है प्रकरणिका, 18वां है भाणिका। तो ये इस प्रकार से 10 रूपक के रूपक के 10 भेद हुए और उपरूपक के 18 भेद। उपरूपक जो यहाँ पे हैं उसके 18 भेद। ठीक ना। तो आज चतुर्थ शिखा पर मैंने
बात की। नेक्स्ट क्लास में फिर हम चतुर्शिखा पे ही एक क्लास को लेकर के आएंगे। तो इसको आप बारीकी से समझ गए होंगे, तो हिंदी से जो मैंने समझाते गया है उसको आप नोट्स बना लेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद।